डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीनियर प्रोग्रामिंग लेक्चर 6। आज का लेक्चर होगा पेनल्टी मेथड या फिर बिग एम मेथड। ठीक है। तो बिग एम मेथड क्या है? इट इज़ एन ऑल्टरनेट मेथड फॉर सॉल्विंग एन एलपीपी इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ठीक है। अभी हमने देखा कि जब एलपीपी में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम टू फेज मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर उसको हम बिग एम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जब भी इन्वॉल्व होंगे तो टू फेज और बिग एम मेथड, तो दोनों में से हम कोई भी एक मेथड इसको यूज़ करके हम एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, वी असाइन अ वेरी लार्ज पेनल्टी से एम टू आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो होंगे उनके जो कोएफिशिएंट होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसको हम एक लार्ज नंबर या पेनल्टी हम उसको देंगे। उसको हमने क्या लिखा है? पेनल्टी से एम मीन्स सपोज हमने एम मान लिया कि उसकी जो उसको हमने पेनल्टी दी है दैट इज़ एम। ठीक है। तो एक इसको एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसीजर क्या है इसको सॉल्व करने का, एलपीपी को बिग एम मेथड से सॉल्व करने का? स्टेप वन है कि राइट एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड चेक। तो सबसे पहले एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और चेक करेंगे कि इफ़ देयर इज़ एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देन गो टू स्टेप 3। अगर एलपीपी को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एलपीपी को मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होनी चाहिए और उसमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने। ठीक है। तो उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो अगर उसमें एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो हम डायरेक्ट सीधे स्टेप थर्ड में जाएंगे। स्टेप थर्ड क्या कहता है? अप्लाई सिंपलेक्स एल्गोरिथम टू द मॉडिफाइड एलपीपी। तो हम उसमें क्या है, सिंपल हम सिंपलेक्स एल्गोरिथम या सिंपलेक्स मेथड लगाएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। बट सेकेंड पॉइंट है कि इफ़ देयर इज़ नॉट अ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देन गो टू स्टेप 2। तो स्टेप 2 पे फिर जाना है हमें। स्टेप 2 क्या है? ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टू ऑब्टेन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड असाइन अ हाई पेनल्टी से एम। ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर हमें मीन्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है एलपीपी में आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स, तो तब हम क्या करेंगे, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं A1 एंड A2 या A1 A2 A3 से हम डिनोट करते हैं उसको। वो हम इसलिए ऐड करते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए 1 0 0 0 1 0 इस टाइप से। मीन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो उसमें हमें दिखनी चाहिए। तो तब मीन्स वो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले वेरिएबल्स हैं वो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके तो हम जीरो ले लेते हैं। बेसिक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ आती है नॉन जीरो वैल्यूज़, वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। एलपीपी या जो मीन्स सिंप्लेक्स मेथड था उसमें सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल है कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये एलपीपी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स A1 A2 एंड सरप्लस वेरिएबल S1 एंड S2 एंड स्लैक वेरिएबल S2। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, देखो सबसे पहले ये सेकंड वाली क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, सेकंड वाली क्वेश्चन 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, सरप्लस वेरिएबल इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, -S1। तो -S1 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऐसे बन गई है। ठीक है। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है इसमें से हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा +S1, तो इक्वल टू 4 बन जाएगा ये। ठीक है। पर जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, ये ऑलरेडी इक्वल टू 3 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल हम ले लिया A1। ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल देखो हमने इसमें ज़बरदस्ती ऐड किया है क्योंकि ये 3x1 प्लस x2 ऑलरेडी इक्वल टू 3 था, तो प्लस A1 हमने इसमें ऑलरेडी लिया है इसमें। ठीक है। वो इसीलिए लिया है क्योंकि ताकि हमें एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है। A1 का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, सेकंड में 0, थर्ड में 0। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में जो हमने S1 सब्ट्रैक्ट किया तो ऑलरेडी इक्वल टू 6 आ गया था, प्लस A2 हमने उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड किया है, इसलिए ताकि हमें एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल सके। A2 का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 0 है, सेकंड में 1 है और थर्ड में 0 है। थर्ड वाली क्वेश्चन में S2 हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया
तो S2 का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 0 है, सेकंड में भी 0 है, थर्ड में 1 है। यानी कि हम A1, A2 और S2 को देखें तो उनके जो कोएफिशिएंट हैं वो क्या हो गए, A1 क्या हो गया 1 0 0, A2 क्या हो गया 0 1 0, S2 को क्या हो गया 0 0 1। तो इन तीनों ने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी। इसका मतलब A1, A2 एंड S2 क्या हो गए, बेसिक वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब देखो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2। तो ये है देखो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2। अब जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल थे S1 S2 उनके कोएफिशिएंट है 0, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं A1 A2 उनके कोएफिशिएंट क्या ले लिया हमने, -m ले लिया। ठीक है, तो ये हमने एक पेनल्टी असाइन करी है इसको, m को, m एक पेनल्टी है जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को असाइंड है। ठीक है, m एक बहुत लार्ज नंबर है, हम m को हम जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उस m को हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं अपने माइंड में कि m की वैल्यू सपोज 100 या 200, वो डिपेंड करता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके जो कॉस्ट है, कॉस्ट मीन जो कोएफिशिएंट है, देखो 4 1 0 0 -m ये है ना, तो 4 1 0 0 ये जो है इनको देख के हम एक m को एक लार्ज नंबर, जैसे अभी यहाँ पे 4 1 है तो m को 100 200 ऐसा कुछ ले सकते हैं। 4 के बदले अगर ये 400 होता और ये 400 200 इस टाइप से जो कॉस्ट होती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मीन्स जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स के, तो हम उस टाइम m को और ज़्यादा बड़ा ले लेंगे, 1000 2000 10,000 इस टाइप से हम बड़ा नंबर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लिखना नहीं है, लिखेंगे उसको m ही, बट हम एज्यूम करेंगे उसको कि ये इतना बड़ा नंबर है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें इसका एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये हमारे पास LPP थी, इसमें A1 A2 एंड S2 ये तीनों क्या थे, बेसिक वेरिएबल्स थे। तो उनके अलावा वो जो बाकी के हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स हमने जीरो ले लिए, तो बाकी सारे जीरो ले लिए, x1 x2 जीरो ले लिया, तो A1 की वैल्यू आ गई 3, A2 की वैल्यू आ गई 6 एंड S2 की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने, A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 6 एंड S2 इज इक्वल टू 4। एंड z की वैल्यू -9m कैसे आई, वो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x1 x2 S1 S2 A1 A2 सबकी वैल्यू रखी हमने, तो -9m आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसकी सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी सिंपलेक्स टेबल है, टेबल 1, ये हमारे पास LPP थी। ये सिंपलेक्स टेबल हमें ड्रॉ करना आता है। CJ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स या फिर कॉस्ट जिसको कहते हैं हम। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, इसमें कोएफिशिएंट क्या क्या थे, 4 1 0 0 -m, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 1 0 0 -m। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू उन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर लिखा है, x1 के ऊपर उसका कोएफिशिएंट, x2 के ऊपर उसका कोएफिशिएंट, इसी तरह से हमने सारे वेरिएबल्स के ऊपर उनके कोएफिशिएंट लिख दिया है। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से थे, A1 A2 एंड S2। तो A1 A2 S2 इस बेसिक वेरिएबल्स थे, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन कॉलम में, 3 6 एंड 4। ठीक है, वो यहाँ पे लिखिए। बाकी ये जो ये CB का मीन्स है कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट क्या है, A1 A2 का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे -m थे, और S2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। और ये जो सेंटर के एलिमेंट है बाकी ये सारे के सारे कहाँ से लिखे हैं, ये इन इक्वेशन से लिखे हुए हैं, इनके कोएफिशिएंट जो हैं वेरिएबल्स के 3 इक्वेशंस में। ठीक है, अब उसके बाद ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना है। तो ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे पहले x1 के लिए। तो x1 के लिए ZJ माइनस CJ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स ये x1 कॉलम को CB कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू -m प्लस 4 इंटू -m प्लस 1 इंटू 0, तो कितना आ गया, -7m और -CJ कितना है 4, तो -7m -4, तो ये आ गया -7m -4। उसके बाद x2 में क्या है, x2 में भी सेम ऐसे x2 कॉलम को CB कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू -m 3 इंटू -m प्लस 2 इंटू 0 कितना आ गया, -4m और CJ कितना 1 है, तो ये कितना आ गया -4m। उसी तरह से हम सारे के सारे इसमें ZJ माइनस CJ कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे हमने देखा, हमने बोला था कि m की कोई क्या है, लार्ज नंबर है। लार्ज नंबर सपोज m की वैल्यू 100 ले ली मैंने, तो ये क्या आ गया -700m प्लस मतलब -4, कितना आ गया -704 है ना, ये -401 इस टाइप से आ गया ना। तो उसमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, वही -7m -4 मोस्ट नेगेटिव होगा। तो x1 क्या हो गया इसमें, देखो इसके टॉप में कौन सा वेरिएबल है, x1 है, तो x1 इज नाउ द एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो x1 एंटरिंग वेरिएबल है। अब x1 कॉलम को से हम रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कॉलम ये जो है
जो ये ब्लू कलर में है सॉल्यूशन कॉलम 364, इसको डिवाइड करना है हमने ये वाले x1 कॉलम से, तो मिनिमम रेशो निकालेंगे। तो 3/3 ये हो गया 1, 6/4 हो गया 3/2, 4/1 हो गया 4। तो इसमें से जो मिनिमम रेशो है दैट इज़ 1, 1 यहाँ पे मिनिमम रेशो है। तो 1 मिनिमम रेशो है, तो उसकी जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वेरिएबल है कौन सा, a1, a1 इज नाउ द डिपार्टिंग वेरिएबल। तो अब a1 के प्लेस पे x1 आ जाएगा नेक्स्ट टेबल में। 3 क्या हो गया, 3 हो गया की एलिमेंट, की एलिमेंट को बनाना होता है 1, 1 कैसे बनाएंगे इसको, रो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये जो रो ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है, रो 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर उसके नीचे दोनों को 0 बनाना है, तो ये दोनों ऑपरेशन उसमें लगेंगे, रो 2 माइनस 4/3 टाइम्स रो 1, रो 3 माइनस 1/3 ऑफ रो 1, तो ये दोनों ऑपरेशन में इसमें लगा दिए। तो उससे क्या हो गया, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स, पूरी की पूरी टेबल चेंज हो के ऐसे बन जाएगी। ये टेबल 2 आ गई। टेबल 2 में सीजे देखो कॉस्ट एज इट इज़ है। अब यहाँ पे हमने देखा कि A1 क्या था, A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल था, वो टेबल से बाहर जा चुका है, मीन्स डिपार्ट हो चुका है, टेबल से बाहर जा चुका है, तो उसको कॉलम हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब S2 के बाद देखो A1 नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट A2 है, तो उसके कॉलम हमने हटा दिया, उसके कॉलम की ज़रूरत नहीं है। तो सीजे कॉस्ट है, बेसिक वेरिएबल्स चेंज हो गए, x1 आ गया किसके प्लेस पे, A1 के प्लेस पे, x1 का कोएफिशिएंट 4 है, अब यहाँ पे माइनस एम के प्लेस पे 4 आ गया, बाकी A2 का कोएफिशिएंट तो माइनस एम है, S2 का कोएफिशिएंट है 0, x1, बाकी ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है इतना, इसमें हमने रो ऑपरेशन लगाए हैं, तो ये पूरी मैट्रिक्स चेंज हो चुकी है। फिर से जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे, तो जेड जे माइनस सी जे माइनस M/3 माइनस 5M/3 प्लस 1/3 कैसे आया, x2 कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया CB से, और 1/3 इंटू 4, 5/3 इंटू माइनस एम, 5/3 इंटू 0 -1, तो ये सारे कैलकुलेट करके इतना आ गया। फिर उसके बाद S1 के लिए भी, S2 के लिए, A2 के लिए, सबके लिए हमने जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास जेड जे माइनस सी जे आ गया। अब इसमें से मोस्ट नेगेटिव हमने चूज़ करना है, तो m की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 100, तो ये -500/3 प्लस 1/3, तो यही मोस्ट नेगेटिव होगा। इसके जो टॉप रो में जो वेरिएबल है कौन सा, x2 है, तो x2 मीन्स क्या हो गया, x2 हो गया एंटरिंग वेरिएबल। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मिनिमम रेशो निकालेंगे, ठीक है, रेशो निकालेंगे, सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड करेंगे x2 कॉलम से, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/3, 2 डिवाइडेड बाई 5/3, 3 डिवाइडेड बाई 5/3, तो जब हम ये रेशो निकालेंगे तो ये इतना आ गया 3, 6/5 एंड 9/5, तो इसमें से 6/5 सबसे छोटा है इन तीनों में से, तो मिनिमम रेशो ये हो गया। तो इसका जो सबसे लेफ्ट में एलिमेंट है कौन सा, A2, A2 इज़ द डिपार्टिंग वेरिएबल, ठीक है, A2 डिपार्टिंग वेरिएबल है, तो 5/3 क्या हो गया, 5/3 इज़ द की एलिमेंट, 5/3 को बनाना है 1, तो देखो R2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। उसके बाद R1 में से R2 को माइनस करना है हमने, तो R1 माइनस 1/5 टाइम्स R2, ठीक है, और रो 3 में से रो 2 को सिंपल हमने माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ये इसमें रो ऑपरेशन लग गया, तो ये 5/3 हो गया 1, उसके ऊपर नीचे दोनों के दोनों एलिमेंट 0 हो गए, तो उसको लगाने के बाद टेबल 3 ये आ जाएगी, ठीक है। टेबल 3 में देखो A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल था, वो टेबल से यहाँ से बाहर जा चुका है, तो उसको हमने लिखना छोड़ दिया यहाँ पे। तो ये सारे के सारे एलिमेंट चेंज हो गए मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाने के बाद। अब जेड जे माइनस सी जे हमने फिर से कैलकुलेट किया, x1 x2 S1 S2 सब के लिए, तो जेड जे माइनस सी जे आ गया 0 0 1/5 एंड 0, तो ऑल जेड जे माइनस सी जे क्या होगा, कोई नेगेटिव नहीं है अभी यहाँ पे ना, तो हियर ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अराइव्ड विद द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू 3/5, ये कैसे लिखा हमने, x1 इज इक्वल टू 3/5, उसी तरह से x2 इज इक्वल टू 6/5, ठीक है, तो ये हमारे पास x1 इज इक्वल टू 3/5, x2 इज इक्वल टू 6/5 एंड z की वैल्यू कितनी आ गई 18/5, ये कहाँ से आई है, x1 x2 की वैल्यू हमने रख दी किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इसमें, ठीक है, इसमें x1 x2 की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम लेते हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। इसका क्या मीनिंग है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन का मीनिंग ये है कि सपोज ये एलपीपी हमारे पास ना, मैक्सिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 माइनस 3x2 इज प्लस 4x3 इक्वल टू 5, x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, 2x2 माइनस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन।
इसका क्या मीनिंग है कि x1 एंड x2 की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए, बट x3 अनरेस्ट्रिक्टेड है, मीन्स उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, जीरो भी ले सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है, ठीक है। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है x3 पे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी एलपीपी की, ऑल द वेरिएबल्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। x1 x2 या जितने भी xi जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, i इक्वल टू 1 to n, सबके सब क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए थे, बट x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे? वी राइट द अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल एज द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव वेरिएबल्स। जो अनरेस्ट्रिक्टेड, सपोज xi इज अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, तो xi को हम लिखेंगे xi डैश माइनस xi डबल डैश, ठीक है, वेयर xi डैश एंड xi डबल डैश आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो कोई भी वेरिएबल को हम दो वेरिएबल के डिफरेंस में लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, xi डैश, जैसे कि यहाँ पे क्या है x3 है, तो x3 को लिखेंगे यहाँ पे x3 इज इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। तो इसी एलपीपी को हम सॉल्व करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम, क्या इसका सॉल्यूशन आता है। तो देखो लिखा है मैक्सिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, सेकेंड इक्वेशन मीन्स फर्स्ट कंस्टेंट, सेकेंड कंस्टेंट। उसके बाद लिखा x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन का मीनिंग है, उसको क्या लिखना है हमने? x3 इज इक्वल टू लिखना है x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम। जब हमने ये लिख दिया तो उससे क्या होगा कि एलपीपी में जहाँ जहाँ पे x3 आ रहा है हर जगह पे हमने उसको लिख देंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, ठीक है। जैसे ये x3 इसमें यहाँ पे भी लिखेंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, यहाँ पे x3 है एंड यहाँ पे x3, तो तीनों जगह पे या जितनी भी जगह पे x3 आ रहा है वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, ठीक है। तो उससे एक वेरिएबल बढ़ गया हमारा। तो देखो क्या हो गया, साथ साथ हमने इसमें क्या किया, स्लैग सरप्लस वेरिएबल या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी हमने ऐड करना है साथ साथ हमने करते गए। तो देखो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 के प्लेस पे क्या लिख दिया? x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, ठीक है। ये 0s1 प्लस 0s2 माइनस ma1 ma2 ये क्या है? आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैग सरप्लस वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, ये थी x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 5। तो उसको क्या लिख दिया? x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 डैश माइनस x3 डबल डैश प्लस एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन में x3 था ही नहीं, तो उसमें सिंपल हमने क्या करा, ये इसमें x3 है नहीं, x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, तो इसमें सिंपल एक स्लैग वेरिएबल ऐड कर दिया हमने s1 और इज इक्वल टू 6 हो गया। थर्ड इक्वेशन में 2x2 माइनस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना। तो उसमें क्या करा, एक सरप्लस वेरिएबल हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे s2 और जहाँ पे x3 था वहाँ पे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश अब प्लस a2 इज इक्वल टू 4। तो अब ये आ गए हमारे पास जो एलपीपी है, ठीक है। अब इसमें कितने वेरिएबल्स आ चुके हैं? x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश s1 s2 a1 एंड a2, ठीक है। तो कितने हो गए? 8 वेरिएबल्स हो गए इसमें। तो अब इसकी टेबल बनाएंगे हम, सिंपलेक्स टेबल। तो इसके लिए पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जिन जिन वेरिएबल से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो a1 s1 और a2 इन तीनों से बन रही है ना, a1 s1 और a2। तो a1 की वैल्यू है 5, s1 की वैल्यू है 6, a2 की वैल्यू है 4, क्योंकि नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो a1 की वैल्यू 5 आ गई, s1 की वैल्यू 6 आ गई, a2 की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू आ गई माइनस 9m, ठीक है। वो कहाँ से आई? वो इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें सब वेरिएबल की हमने वैल्यू रख दी। तो ये हमारे पास आ गई सिंपलेक्स टेबल। अब थोड़ी ये देखो इसमें कॉलम बहुत ज़्यादा आ गए क्योंकि इसमें 8 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश s1 s2 a1 a2, ठीक है। तो ये सिंपलेक्स टेबल तो एज इट इज़ जैसे हमने बनाते हैं वैसे बनाए, सेम टू सेम। जो वेरिएबल जिनके कोएफिशिएंट है देखो, जैसे x1 x2 इनके कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में थे 1 1, x3 डैश का था 1, x3 डबल डैश का -1, s1 s2 के 0 0 एंड a1 a2 के -m, ठीक है। उसी तरह से बेसिक वेरिएबल्स CB मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, ये सब कुछ हमने लिए। बेसिक वेरिएबल कौन से थे? a1 s1 एंड a2, a1 s1 एंड a2, तो उनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर ZJ माइनस CJ कैलकुलेट किया हर वेरिएबल के लिए, x1 के लिए किया 1 इंटू माइनस एम, 1 इंटू 0, 0 इंटू माइनस एम -1 आ गया। उसी तरह से सब वेरिएबल्स के लिए हमने ZJ माइनस CJ कैलकुलेट किया। तो इनमें से हमने देखा कि मोस्ट नेगेटिव कौन सा वाला होगा, कि m की वैल्यू सपोज मैं 100 ले लूँ, तो ये वाला जो है -3m -1, यही सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी इसमें।
तो x3 क्या डैश क्या हो गया, इज एंटरिंग वेरिएबल, तो ये वाला वेरिएबल क्या होगा, ये एंटरिंग वेरिएबल है। फिर हमने क्या करेंगे, इस वाले कॉलम से मिनिमम रेशो निकालेंगे सॉल्यूशन कॉलम के साथ, तो 5/4 आ गया, है ना। ये 6/0 है, तो जीरो को हम नहीं लेते हैं, जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज को स्किप करने हैं, 4/-1, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पर डैश आ गया, क्यों, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू जीरो थी, तो सिर्फ फर्स्ट वाला है तो ऑटोमेटिकली यही मिनिमम हो गया। तो इसके जो सबसे लेफ्ट में A1 वेरिएबल है, तो A1 क्या हो गया, डिपार्टिंग वेरिएबल हो गया। अब A1 क्या है, A1 है आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो अगले टेबल में A1 वाला कॉलम हम यहाँ से, ये वाला कॉलम जो है इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। अब 4 इसमें की एलिमेंट बन गया, तो 4 को बनाना है 1, तो रो 1 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब रो 2 तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे 0 है, तो उसके बाद रो 3 को क्या कर दिया, रो 3 प्लस 1/4 टाइम्स रो 1, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगा दिया इसमें, तो ये ऑपरेशन लगा दिया तो क्या हो गया, उससे टेबल 2 बन जाएगी, टेबल 2 ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो टेबल 2 क्या आ गई, टेबल 2 ये है। अब इसमें हमने फिर से हमने यहाँ पे x3 डैश आ चुका है, सी बी के बदले, सी बी मीन्स उसका कोएफिशिएंट -1 है, बाकी सब कुछ सेम है। फिर से हमने कैलकुलेट किया जेड जे माइनस सी जे हर वेरिएबल्स के लिए, x1 के लिए, x2 के लिए, तो जेड जे माइनस सी जे जब हमने कैलकुलेट करा देखो तो क्या आएगा, 1/4 माइनस इंटू माइनस एम -1 1 इंटू 0। तो ये देखो ये टेबल 2 आ गया हमारे पास, है ना। सी जे मीन्स इसमें देखो A2 वेरिएबल हट चुका है, और सी जे इज़ द कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, वो तो सेम ही रहता है। फिर से हमने जेड जे मैंने सी जे कैलकुलेट किया फॉर ईच वेरिएबल, x1 के लिए कैलकुलेट किया तो वो आएगा -m/4 -3/4, और x2 के लिए कैलकुलेट किया -5m/4 -7/4, बाकी 0 0 एंड m 0 0 इस टाइप से आ रहे हैं। तो ये टेबल चेंज हो चुकी है रो ऑपरेशन लगाने के बाद, और इसमें जेड जे माइनस सी जे हमने फिर से कैलकुलेट किया, तो जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट किया तो ये मोस्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि जैसे सपोज मैं m की कोई लार्ज वैल्यू ले लूँ, तो m की वैल्यू 100 ले ली सपोज, तो ये मोस्ट नेगेटिव आएगा -5/4 -7/4। x2 क्या होगा, x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल। उसके बाद हमें रेशो निकालना है सॉल्यूशन कॉलम के साथ x2 का, सॉल्यूशन कॉलम के साथ x2 का रेशो निकालेंगे, तो सॉल्यूशन कॉलम ये देखो, इसमें ये दोनों एंट्रीज तो ऑलरेडी नेगेटिव हैं, ऊपर की दोनों एंट्रीज, सिर्फ 5/4 है, तो 5/4 के साथ ये 21/4 को हम जब 5/4 से डिवाइड करेंगे तो 21/5 आ गया, ठीक है। तो ये A2 क्या हो गया, A2 इज़ द डिपार्टिंग वेरिएबल, A2 डिपार्टिंग वेरिएबल हो गया, 5/4 हो गया की एलिमेंट। तो उसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करा, रो 3 को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो -2 है, -2 को बनाना है 0, तो ये लिखेंगे R2 टेंड्स टू R2 प्लस 8/5 टाइम्स रो 3, ठीक है। ये R3 होगा, R1 नहीं, तो ये ऑपरेशन इसमें लगाया, और रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस 3/5 टाइम्स रो 3। तो ये जब ऑपरेशन हमने इसमें लगा दिया तो ये मैट्रिक्स चेंज होगी या टेबल चेंज होगी, ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अब ये आ गया, यहाँ पे देखा हम, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि सी जे तो एज इट इज़ है, यहाँ पे A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल से बाहर जा चुका है, तो वो हट चुका है यहाँ से, सब कुछ x3 डैश, ये बेसिक वेरिएबल चेंज हो चुके हैं, ठीक है, उनके कोएफिशिएंट सब कुछ पूरी मैट्रिक्स चेंज हो चुके हैं। फिर से हमने जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट किया, तो x1 के लिए, x2 के लिए, x3 डैश, x3 डबल डैश, s1 s2 सब के लिए हमने जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट किया। तो s2 जो था यहाँ पे जो आ रहा है -7/5, ये मोस्ट, ये क्या आ रहा है -2/5 और एक -7, तो -7/5 इज मोस्ट नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, S2 हो गया एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। बट इसमें देखा हमने सारी की सारी एंट्रीज क्या नेगेटिव आ रही हैं, तो रेशियो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो ये क्या होती है, इनफिजिबिलिटी की कंडीशन होती है ना, है ना। तो ये मैंने एक दिन एक लेक्चर में बताया था। तो लेट एस वेरिएबल S2 शुड एंटर इनटू द बेसिस, बेसिस मीन्स यहाँ पे बेसिक वेरिएबल जो है यहाँ पे एंटर होना चाहिए S2, बट ऑल द कोएफिशिएंट इन S2 कॉलम आर नेगेटिव और 0, है ना, नेगेटिव और 0 तो नहीं है पर नेगेटिव है सारे के सारे कोएफिशिएंट। तो क्या हो गया, सो S2 कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द बेसिस, S2 क्या है, बेसिस में एंटर नहीं हो सकता, बेसिस में आ ही नहीं सकता S2, तो बेसिस में नहीं आ सकता, हैंस द प्रॉब्लम हैज़ एन इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम का तो इनफिजिबल सॉल्यूशन आ गया, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही जिस LPP में अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स हैं उसमें हमेशा क्या है, इनफिजिबल सॉल्यूशन आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो तो इसमें इस LPP में आ गया, लेकिन हमेशा ऐसा आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। x3 डैश, x3 डबल डैश, उनकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी फिर उससे हम x3 की वैल्यू निकाल लेंगे, x3
इज इक्वल टू क्या है, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, ठीक है। एज इट इज सब कुछ सेम है जैसा करना ही है, बस जब हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आएगा तो उस समय उस अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को हमने x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, xi सपोज अनरिस्ट्रिक्टेड है तो xi डैश माइनस xi डबल डैश मीन्स एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है बस, बाकी एज इट इज़ प्रोसेस है सेम टू सेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं, टू फेज वर्सेस बिग एम मेथड, तो दोनों में से कौन सा मेथड बेटर है, टू फेज मेथड या फिर बिग एम मेथड। तो बेसिक अप्रोच टू बोथ द मेथड्स इज सेम, बोथ ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल टू गेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। दोनों मेथड में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करने पड़ते हैं टू गेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। सेम है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है, इनकन्वीनियंस इन कंप्यूटेशन बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ कांस्टेंट एम, ऑन द अदर हैंड टू फेज मेथड एलिमिनेट द कांस्टेंट एम फ्रॉम कैलकुलेशन। तो क्या होता है कि जो एम है, एम क्योंकि एम जब हम कैलकुलेशन में क्या आता है हमें प्रॉब्लम कर सकता है बहुत बार, जैसे कि इसी एलपीपी में हमें बहुत बार एम को रखना पड़ता है, वो एक वेरिएबल है, मीन्स वेरिएबल कोई है तो कांस्टेंट लेकिन उसकी कोई एक लार्ज वैल्यू है, लेकिन एम को बार बार कैलकुलेशन में हमें क्या कर यूज़ करना पड़ता है, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जहाँ पे टू फेज मेथड की बात है वहाँ पे एम का कोई रोल ही नहीं है, एम कोई है ही नहीं वहाँ पे दो फेज में सॉल्यूशन निकलता है, फेज़ 1 और फेज़ 2। उसमें क्या एक ऑक्सिलरी एलपीपी बनाते हैं हम, ऑक्सिलरी एलपीपी का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो होता है -a1 -a2 -a3, इस टाइप से जितने उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ठीक है, उनको हम सॉल्व करते हैं। उसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है फेज़ 1 का, दैट इज़ फेज़ 2 के लिए वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, फिर हम उसको एज इट इज़ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेकिन एक ही बारे में हो जाता है, लेकिन एम यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो एम की वजह से क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, इन अ डिजिटल कंप्यूटर एम मस्ट बी असाइन सम न्यूमेरिकल वैल्यू विच मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल प्राइजेस सीजे इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बट अ कंप्यूटर हैज़ अ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि जब हम एक कंप्यूटर पे किसी एलपीपी को सॉल्व करेंगे बिग एम मेथड से, तो वहाँ पे हमें एम की कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना। कंप्यूटर थोड़ी वेरिएबल एम को समझेगा, उसके लिए तो वो कंप्यूटर तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को समझता है सिर्फ, तो एम को हमें कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैं सपोज कह रहा था कि 100 ले लो, 200 ले लो, 1000 ले लो, तो वो डिपेंड करता है कॉस्ट पे, कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट है, सी जे यहाँ पे लिखा ना, मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल प्राइजेस, तो सी जे जो कॉस्ट है उससे हमें बड़ी लेनी है वैल्यू, ठीक है। अगर सपोज सी जे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही ऐसे आएगा 2000x प्लस 2500y प्लस 3000 z, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसमें ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो हमें m को और बड़ा लेना पड़ेगा। अब m को हम और बड़ा ले लेंगे जब, तो उससे क्या होगा कि कंप्यूटेशनल टास्क बढ़ जाएगा कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर में भी कुछ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हम मैटलैब या C++ इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस में जब हम कोड लिखेंगे इसका, तो उसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, ठीक है, कि इतनी ही वैल्यू स्टोर कर सकता है कंप्यूटर भी। तो अगर बहुत बड़ी बड़े न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएंगी तो वो उनको स्टोर नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है, जिससे कि कंप्यूटेशनल टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है, मेमोरी कंज्यूम होगी बहुत ज़्यादा। तो ये बिग एम मेथड के थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो बस यहीं पे लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।